Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 66, विषनाशक दवाओं की बिक्री, अभिशाप के दुष्प्रभाव। विषैले जंगल के काले, कांटेदार पेड़ भयावह रूप से मंडरा रहे थे। जंगल के किनारे पर पहुंचकर एलेक्स ने टेलीपोर्ट किया और फिर तुरंत अपना अस्थायी स्टॉल लगाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने उच्च गुणवत्ता वाले जहर के एंटीडोट्स की अपनी 46 शीशियों को व्यवस्थित पंक्तियों में रखा। बोनी नाइट और स्पेक्ट्रल व्रेथ भी टेलीपोर्ट हो गए, इसलिए ऐसा लगता है कि अगर वह चाहे तो फास्ट ट्रैवल से वह अपने मरे हुए साथियों को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। वे मरे हुए लोग उसके दोनों ओर अंगरक्षकों की तरह तैनात हो गए। इस दृश्य को देखकर आसपास के कई खिलाड़ी रुक गए और फेट ब्रेकर के राक्षसी रक्षकों को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एलेक्स ने बिक्री शुरू की, उसका चेहरा शांत था क्योंकि कुछ खिलाड़ी घबराकर मरे हुए रक्षकों को देखते हुए उसके पास आए। एक उच्च गुणवत्ता वाले विषनाशक की कीमत 4 चांदी के सिक्के है, उसने शांत स्वर में घोषणा की, जिससे कुछ लोगों की भौहें तन गईं। विष का प्रतिकार 4 चांदी के सिक्के। आप गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब है कि व्यापारी झूठ बोल सकता था, लेकिन फिर भी यह बाजार मूल्य से 1 चांदी का सिक्का कम था। कुछ लोगों ने कीमत को लेकर कानाफूसी की, लेकिन इससे पहले कि कोई मुंह मोड़ पाता, एक साहसी व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने दवा का एंटीडोट लेते हुए घबराकर भुगतान कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। यह वास्तव में उच्च गुणवत्ता का है, उन्होंने आश्चर्य से कहा। और अचानक इन दवाओं की बिक्री धड़ाधड़ होने लगी। कुछ ही मिनटों में एलेक्स ने अपना लगभग सारा स्टॉक बेच दिया। यहां बहुत सारे लोग हैं, क्या हमें चोरी करनी चाहिए? उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो फेट ब्रेकर है। क्या तुम्हें उसके आसपास वो विशालकाय मरे हुए लोग नहीं दिख रहे? अरे हाँ, ऐसा लगता है कि अब लोग वास्तव में उसकी शक्ल पहचानने लगे हैं। हालांकि एलेक्स ने कुछ समय से मास्क नहीं पहना था, लेकिन फेट ब्रेकर की प्रतिष्ठा इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि उसे छुपाना व्यर्थ हो गया था। हालांकि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार महज 10 मिनट बाद एंटीडोट की आखिरी शीशी भी बिक गई और उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपनी कमाई जेब में रख ली। इस बिक्री से एलेक्स को 184 चांदी के सिक्के मिले, जिसका मतलब है 1 सोने का सिक्का और 84 चांदी के सिक्के। शेष राशि 2 सोने के सिक्के, 71 चांदी के सिक्के और 85 तांबे के सिक्के। ठीक है, उसने खड़े होते हुए कहा। उसके खड़े होने मात्र से ही भीड़ में घबराहट के मारे पीछे हटने की लहर दौड़ गई। यहां तक कि उसके मरे हुए सैनिकों ने भी उस उछाल को महसूस किया। बोन नाइट के कवच की खड़खड़ाहट के साथ वह आगे बढ़ा, जिससे कुछ खिलाड़ी इधर उधर भागने लगे। उसके साथ 2 मरे हुए प्राणी क्यों थे? क्या वे पालतू जानवर थे? वापस आ जाओ, एलेक्स ने अपने बुलावे पर फुसफुसाते हुए कहा, और एक हल्की सी फुफकार के साथ वे दोनों गहरे कोहरे में विलीन हो गए। उनके प्रेत रूप उसके शरीर में समाहित हो गए। डिंग! गेम की सूचना उसके कानों में गूंज उठी। चूंकि आपने अपने मरे हुए प्राणियों को सक्रिय अवस्था में ही वापस बुला लिया है, इसलिए आपको उन्हें बुलाने में खर्च हुई आधी माना वापस मिल जाती है, प्लस 8750 माना। ओह वाह! एलेक्स ने धीरे से कहा। ऐसा लगता है कि अगर कोई मरे हुए प्राणी युद्ध से बाहर है और एलेक्स उसे अपने पास लाना चाहता है, तो उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बोनी नाइट और स्पेक्ट्रल रेथ को बुलाने और उन्हें सक्रिय रखने में 17,500 माना पॉइंट्स खर्च हुए, इसलिए उन्हें तब वापस लाना जब वे अभी भी सक्रिय थे और मरे नहीं थे। इसका मतलब था कि वह अपने सारे पॉइंट्स नहीं खोएगा। यह याद रखने लायक अच्छी बात थी। फेट ब्रेकर, मेरी तरफ देखो। लोगों के एक समूह ने पूरी कोशिश की कि वे उसके चेहरे को देखें। वे चाहते थे कि वह उन्हें पहचान ले। हे! एलेक्स को इस तरह की लोकप्रियता की आदत नहीं थी और इसलिए घबराकर उसने तुरंत अपना विश्व मानचित्र खोला और बेल सिटी पर क्लिक किया। बिना कुछ और कहे उसने अपने से सामान खरीदने वाले खिलाड़ियों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। खरीदारी के लिए धन्यवाद कहकर वह पलक झपकते ही गायब हो गया। अरे रुको! धिक्कार है, मैं उससे बात करना चाहता था। ये टेलीपोर्टेशन क्या है? बहुत अजीब है। भीड़ धीरे धीरे बुदबुदाने लगी और तितर बितर होने लगी। कुछ लोग गर्व से अपने नए विषनाशक दिखा रहे थे, खुश थे कि उन्होंने इतना अच्छा सौदा किया है, क्योंकि अब यह गारंटी थी कि वे जंगल में प्रवेश कर सकते हैं। खिलाड़ियों के बीच एलेक्स की प्रतिष्ठा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही थी। डिंग! एलेक्स टेलीपोर्ट होकर बेल सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और सीधे गेट के सामने जमीन पर उतर गया। आज के लिए मैंने सब कुछ कर लिया है, बस अब इस सप्ताह के अंत तक 20वीं मंजिल तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना बाकी है ना? SS स्तर का छिपा हुआ मिशन, जानवर जनजाति की राजकुमारी को बचाओ। पुरस्कार कोई नहीं। समय सीमा 1 सप्ताह। विवरण: राक्षसी जनजाति की राजकुमारी मकड़ियों के घोंसले में है, अंदर जाओ और उसे बचाओ इससे पहले कि वह मकड़ी रानी का भोजन बन जाए। केवल MV ले MP यह पर। उसके ऐसा कर पाने की संभावना लगभग न के बराबर थी, लेकिन जब तक उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब तक कोशिश करने में क्या हर्ज है? उसके लिए 1 या 2 मौतें कोई मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में सैकड़ों बार मर चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को आगे आने वाले काम के लिए तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक उसकी छाती में तेज दर्द हुआ।
धमाका। गार्ग, उसके घुटने लड़खड़ा गए, दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी और उसका दिल मानो हथौड़े से मारा गया हो। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वह हाँफ रहा था, बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा खड़ा रख पा रहा था। ये क्या बकवास है, उसने सीने को पकड़ते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा। धमाका। एक और धड़कन महसूस हुई, हर एक धड़कन पीड़ा की एक नई लहर लेकर आई। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ जमीन में धंस रहे थे और उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। तभी उसे एक ठंडी, उपहास भरी हंसी सुनाई दी, जो उसके दिमाग में गूंज उठी। ओह, तो अब शुरू हो रहा है, अमर राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसकी आवाज में क्रूरता और मजाक झलक रहा था। इसके दुष्प्रभावों का आनंद लो, इंसान। तुम्हारे श्राप के दुष्प्रभाव, एलेक्स करा उठा, उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे क्योंकि उसके दिल की हर धड़कन उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ा रही थी। बिल्कुल सही, अमर राजा ने ताना मारा। क्या तुम्हें सच में लगता था कि ऐसी शक्ति बिना किसी कीमत के मिल जाती है? दांत पीसते हुए एलेक्स ने जबरदस्ती एक आंख खोली। बिल्कुल नहीं, उसने बुदबुदाया। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, उसका शुरुआती सदमा कम होने लगा। असहनीय पीड़ा धीरे धीरे सहनीय हो गई, उसका शरीर उसके दिल की लगातार धड़कन के अनुकूल हो गया। डिंग। एक और सूचना सामने आई, मानो उपहास उड़ा रही हो। आपका अनडेड किंग कर्स शुरू हो गया है। दुष्प्रभाव, अनियंत्रित इच्छाएं अनुचित समय पर प्रकट हो सकती हैं। एलेक्स ने अपने शरीर पर एक नजर डाली और श्राप के पूरे, शर्मनाक प्रभाव को महसूस किया। एलेक्स ने नीचे देखा और सचमुच उसने पाया कि उसका लिंग खड़ा हो गया था, स्टील की तरह सख्त। आपको पता है, इसे पहले इंक्यूबस अभिशाप कहा जाता था, लेकिन तब यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना अब है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव वही हैं। धिक्कार है, एलेक्स ने मन ही मन बड़बड़ाया। अमर राजा का ताना महज मजाक नहीं था। इस अभिशाप के साथ अपनी ही पीड़ादायक शर्तें भी थीं। अगर उसे बढ़ती इच्छाओं को संतुष्ट करने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसकी आत्मा को ठेस पहुंच सकती है। संभवतः वह चकनाचूर भी हो सकती है, जिसका अर्थ है वास्तविक जीवन में मृत्यु, न कि केवल खेल में। मुझे एलिस वो को ढूंढना है, उसने फुसफुसाते हुए अपनी मित्र सूची खोली और एलिस का नाम चुना। फेटब्रेकर, एलिस, तुम कहाँ हो? स्टार पिलो, हमारे घर पर। क्यों? फेटब्रेकर, मैं आ रहा हूँ। स्टार पिलो, ओह, ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं लिविंग रूम में हूँ। वह हिचकिचाया, उसकी उंगली लॉग आउट बटन पर अटकी हुई थी। उसे सचमुच नहीं पता था कि वह उसे संतुष्ट कर पाएगा या नहीं, या यह अभिशाप कितना बुरा था। उसके सामने फिर से एक पैनल प्रकट हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस अभिशाप को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यह आपको वास्तविकता में वापस ले आता है। मुझे पहले से ही पता है। एलेक्स ने झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। इससे बचना नामुमकिन था। ब्रह्मांडीय अवरोहण से बच निकलने से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे अभिशाप का डटकर सामना करना पड़ा। क्या आप यूनिवर्सल डिसेंट छोड़ना चाहते हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। उसके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ने लगी थी और वह पहले से ही तनाव महसूस कर रहा था। एलेक्स नीली रोशनी में चमक उठा और फिर टेलीपोर्ट होकर गेम से बाहर निकल गया। यह परिवर्तन लगभग पल भर में हो गया। आंखें खोलते ही उसने खुद को वास्तविक दुनिया में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसका शरीर अभी भी प्रतिक्रिया कर रहा था, अभी भी शापित था। उन्हें श्राप के दुष्प्रभावों की उम्मीद तो थी, लेकिन इतने गंभीर परिणाम की उम्मीद नहीं थी। अभिशाप जितना शक्तिशाली होता है, उसके दुष्प्रभाव भी उतने ही गंभीर होते हैं। क्या इसका मतलब यह था कि अमर राजा का अभिशाप सबसे शक्तिशाली अभिशापों में से एक था? आखिरकार, जैसे जैसे मरे हुए राजा की शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका अभिशाप एलेक्स की शक्ति को भी बढ़ाता जाएगा। दर्द कम हो गया था, लेकिन उसका असर अभी भी बना हुआ था। उसका दिमाग एक ऐसी प्रबल इच्छा से भरा हुआ था जिसे वह मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहा था। बिस्तर से उठते हुए उसने खुद को संभाला और गहरी सांसें लेते हुए अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। एलिस बैठक में थी। अपनी वर्तमान स्थिति में वह स्थिति को समझाए बिना उसके पास नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे अभिशाप उसके दिमाग में अपनी पकड़ मजबूत करता गया, उसे पता था कि वह इसे सहन कर लेगा। वह इसकी शक्ति का उपयोग करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, लेकिन खुद इसके वश में नहीं हो जाएगा। एलिस इस समय लिविंग रूम में थी और इसलिए अपने लिंग को शांत करने की कोशिश करते हुए वह उसकी ओर चलने लगा। अध्याय 67 अभिशाप के दुष्प्रभावों को दूर करना। बेल सिटी खुल गई। एलेक्स लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी इंद्रियां सुन्न हो गई थी। हर ध्वनि, हर गंध तीव्र प्रतीत होती थी, मानो किसी एक आदिम प्रवृत्ति पर केंद्रित हो। उसकी निगाहें सोफे पर पड़ी जहां एलिस टीवी देखने में मग्न बैठी थी। उसने ऊपर देखा और उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी जो उसे अदम्य आकर्षण से अपनी ओर खींच रही थी। हे, उसने कहा। हेलो शब्द उसके गले में अटक गया, वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। उसकी निगाहें उसकी निगाहों पर टिक गईं, उनके पीछे एक तूफान मंडरा रहा था।
वह देख सकता था कि उसके चेहरे पर भ्रम की झलक कुछ पल के लिए गायब हो गई और उसकी जगह एक जिज्ञासु, चंचल मुस्कान आ गई। तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो, उसने खड़े होते हुए चिढ़ाया। ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह भी यौन संबंध बनाना चाहती थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वह उनके बीच की दूरी तय कर चुका था और उसका हाथ उसके गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके स्पर्श से उसकी त्वचा रेशम जैसी कोमल महसूस हुई, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एलेक्स, वह शर्मा गई, उसे उम्मीद थी कि वह उसे किस करेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी निगाहें उसके होठों की गोलाई पर, हर सांस के साथ उसके सीने के ऊपर नीचे होने पर टिक गईं। वह आगे झुका और उसके होठों ने उसके होठों को एक ऐसे चुंबन में जकड़ लिया जो बेताब और भूखा दोनों था। उसकी उंगलियां उसके नितंबों की रेखा पर फिर रही थीं और उसके स्पर्श के नीचे उसकी त्वचा की गर्माहट महसूस कर रही थी। डिंग! आपने अपनी इच्छाओं का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। यह अभिशाप धीरे धीरे आपके शरीर से दूर हो रहा है, इसी तरह जारी रखें। वह पीछे हट गया, उसकी आंखों में एक तीव्र इच्छा की आग जल रही थी जो उसे खुद भी डरा रही थी। एलिस! वह कर्कश आवाज में बोला, मुझे जरूरत है। उसने वाक्य पूरा करने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने उसकी कमीज फाड़ दी, उसके हाथ अभ्यास से भरी जल्दबाजी के साथ चल रहे थे। वह उसकी अचानक आक्रामकता से आश्चर्यचकित होकर हाँफ उठी, लेकिन उसका स्पर्श इतना प्रबल, इतना अधिकारपूर्ण और जरूरतमंद था कि वह खुद को उसके वश में होने से रोक नहीं सकी। उसने उसे गले लगाया और फिर, जब वे अभी भी खड़े थे, उसने अपना लिंग उसके अंदर डाल दिया। क्या यह पहले से ज्यादा कठिन नहीं है? वह कराहते हुए हाँफने लगी, हर धक्के के बाद उसका शरीर चरम सुख तक पहुंच रहा था। एलेक्स कुछ नहीं बोला। इस समय उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, वह केवल एलिस और उसके बगल में दिखाई देने वाले पैनलों को ही देख पा रहा था। इसे ले जाओ। उसे दिखाओ कि बॉस कौन है। वह तुम्हारे खिलाफ जीत नहीं सकती। वे बार बार आते और चले जाते थे, लेकिन एलेक्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह बर्बर तीव्रता के साथ आगे बढ़ा, बार बार उसके भीतर गहराई तक प्रवेश करता रहा। वह हाँफने लगी, हर झटके के साथ उसकी सांस अटकने लगी। एलेक्स, वह दर्द और खुशी के मिले जुले भाव से कराह उठी। उसका हाथ उसके बालों में कस गया, उसे अपनी ओर खींचते हुए उससे मिलने के लिए आग्रह कर रहा था। इसे लो, उसने कराहते हुए अपने अंदर की सारी भावनाएं फिर से बाहर निकाल दी। क्या यह काफी है? एलेक्स ने एलिस के अंदर से अपना लिंग निकालते हुए सोचा। उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। धमाका! उसके दिल में दर्द की तीव्रता बढ़ती गई। उसे केवल तभी दर्द नहीं होता था जब वह सेक्स कर रहा होता था या सेक्स करने का इरादा रखता था। उसे आगे बढ़ते रहना था। यह अच्छा था, एलिस मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही एलेक्स ने उसे सोफे पर धकेलकर अपना लिंग दोबारा अंदर डाला, वह तुरंत हाँफने लगी। ओह! अभी तो काम खत्म होने के करीब भी नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आंखें वासना के भंवर में फंसी हुई थीं। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक जरूरत होगी। हाय, एलिस फिर से चरम सुख तक पहुंच गई। जी हाँ। 10 घंटे और एलिस के सैकड़ों चरम सुखों के बाद एलेक्स आखिरकार शांत हो गया। आपने फिलहाल अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर लिया है। शाप के दुष्प्रभाव गायब हो गए और इसलिए एक बार और स्खलन करने के बाद उसने अंततः पूरी तरह से रुक गया। जब से वे बेडरूम में आए थे, एलिस आधी बेहोशी की हालत में चादरें कसकर पकड़े हुए थी। वह भी इस अभिशाप को सहन नहीं कर सकी और सबसे बुरी बात यह थी कि एलेक्स अभी भी उत्तेजित था। अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए और यह देखते हुए कि एलेक्स का लिंग अभी भी खड़ा है, एलिस ने आह भरी, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शायद हमें तुम्हारे लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा, मैं अकेले यह नहीं कर सकती। क्या? एलेक्स उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। छोड़ो इसे, वह मुस्कुराई, मैं सोने जा रही हूं। शुभ रात्रि। एलेक्स ने उसके गालों पर चुंबन किया और लड़की लगभग तुरंत ही सो गई, थकी हुई थी लेकिन संतुष्ट थी। ऐसा ही महसूस करते हुए एलेक्स लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, हालांकि उसका निचला हिस्सा अभी भी उत्तेजित था। एलेक्स को नींद आ गई थी, लेकिन एलिस ने उसे जगा दिया। एलेक्स, उसने उसे बार बार हिलाया, लेकिन फिर भी कोमल स्वर में बोली, जाग जाओ। एलेक्स ने उलझन में अपनी आंखें खोली। देखना। एलिस ने वास्तविक जीवन के पैनलों में से एक को उसकी ओर बढ़ाया और जैसे ही उसकी दृष्टि स्थिर हुई, वह शब्दों को पढ़ सका। टॉक्सिक फॉरेस्ट इवेंट आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। ओह! उनके द्वारा किए गए यौन संबंध के समय को गिनने और उसमें उनकी नींद के लंबे घंटों को जोड़ने पर खेल के अंदर लगभग 40 घंटे बीत चुके थे, जिसका अर्थ है कि यह आयोजन कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ होगा। यह एलेक्स के लिए अच्छा था, क्योंकि उसे कुछ करना ही था। या यूं कहें कि जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें उसे शामिल होना जरूरी था। धन्यवाद। उसने एलिस के माथे पर चुंबन किया और फिर रसोई की ओर चल दिया, जहां वह टोस्ट बनाने लगा क्योंकि यह बनाना सबसे आसान था। अगर उसे सही से याद है तो 10,000 लोगों के बेल सिटी में प्रवेश करने के 1 घंटे बाद वह प्रकट होगा, जो बहुत जल्द होना चाहिए क्योंकि जंगल के आसपास की जहरीली धुंध अब छंट चुकी है। खाना खाते समय एलेक्स ने यूनिवर्सल डिसेंट फोरम खोला। विषाक्त जंगल अब उपलब्ध है। यार, धुंध न होने पर भी वहां के राक्षस बहुत ताकतवर हैं।
अपने बारे में बोलो। कमवार, मेरे पास इस लेवल की प्रतिभा है, इसलिए मैं पहले से ही बेल सिटी में हूं। बेल सिटी? क्या वह अगला शहर है? खिलाड़ी आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ अपने नए आइटम और साथ ही अपने पॉइंट्स का प्रदर्शन कर रहे थे। गिल्ड भी फोरम में शामिल हो गए थे, जिसका मतलब था कि उनके लिए पोस्ट करने के लिए एक नया सेक्शन विशेष रूप से तैयार किया गया था, संभवतः नए सदस्यों की भर्ती करने और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए। इस प्रतियोगिता में स्ट्राइकर गिल्ड ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि ओवरलॉर्ड गिल्ड सबसे पहले बेल सिटी पहुंचता है। उन दोनों को आपस में लड़ते देखना मजेदार था, इसलिए एलेक्स ने ऐसा करने में 20 मिनट बिताए। ठीक है, मैं तैयार हूं। एलिस ने नाश्ता किया और कपड़े पहने। वास्तविक जीवन में आपके पास जो कपड़े होते हैं, वही कपड़े आप यूनिवर्सल डिसेंट के अंदर टेलीपोर्ट होने पर पहन लेते हैं। हालांकि एलेक्स जैसे लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता था, क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर का कवच पहन रखा था। क्या आप यूनिवर्सल डिसेंट के अंदर टेलीपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ, एलेक्स और एलिस दोनों ने सिर हिलाया और वे दोनों गेम में टेलीपोर्ट हो गए। फिर एलेक्स को बेल सिटी के द्वार के ठीक सामने टेलीपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि वह वहां से चला गया था, जबकि एलिस को कुछ ही दूरी पर विषाक्त जंगल के किनारे पर रखा गया था। एलेक्स को अल्फॉक्स द्वारा अमर भूमि ले जाने के बाद उसने खेल छोड़ दिया था और तब से एक दिन से अधिक समय तक उसने खेल को छुआ तक नहीं था, क्योंकि उसके पिता रिचर्ड ने रात के खाने के लिए बुलाया था। उसे अपने पास न देखकर एलेक्स ने तुरंत अपना विश्व मानचित्र खोला और उस स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया जहां वह थी, क्योंकि विषाक्त वन के दोनों किनारे उसके तेज यात्रा बिंदुओं में से कुछ थे। क्या एलिस उसे अचानक कहीं से प्रकट होते देख दंग रह गई? ओह हाँ, उसने मुझे फास्ट ट्रैवल का इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए सोचा। तुमने यह कैसे किया? मुझे तो पक्का यकीन है कि मैंने तुम्हें नक्शे पर बेल सिटी में देखा था। उसने पूछा, क्योंकि उसके पास भी पार्टी से विश्व मानचित्र तक पहुंच थी। वह इसे देख तो सकती थी, लेकिन वह फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती थी या इसकी किसी भी बड़ी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं, पास आओ, एलेक्स ने इशारा किया और एलिस ने उसकी बात मानते हुए उसकी बाह को गले लगा लिया। उसे पता नहीं था कि वह जो करने वाला था वह काम करेगा या नहीं, लेकिन चीजों को आजमा कर देखना हमेशा अच्छा होता है। उसने अपना विश्व मानचित्र दोबारा खोला, फिर बेल सिटी के बिंदु पर क्लिक किया। क्या आप बेल सिटी में टेलीपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ। नीली रोशनी की एक चमक ने उसे और एलिस को घेर लिया और कुछ ही सेकंड में वे दोनों शहर के ठीक सामने प्रकट हो गए। ये क्या बकवास है? एलिस चौंक गई और चारों ओर देखने लगी। वाह, एलेक्स बेहद खुश हुआ। तो ये इंसानों पर भी काम करता है ना? इसका मतलब यह था कि जरूरत पड़ने पर वह भविष्य में एलिस और अन्य लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता था, जो निश्चित रूप से एक अति शक्तिशाली क्षमता थी। क्या हुआ? फास्ट ट्रैवल? एलेक्स ने समझाया कि ये कैसे काम करता है। बस इसे अलग अलग स्थानों पर आसानी से जाने के एक तरीके के रूप में सोचें। वाह, क्या मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ हर जगह ले जाऊंगा। नन्ही लोमड़ी, उसने उसके सिर पर मौजूद लोमड़ी के कानों को छुआ और वह शर्मा गई। लेकिन गंभीरता पर लौटते हुए एलेक्स ने चारों ओर देखा और पाया कि सैकड़ों खिलाड़ी टॉक्सिक फॉरेस्ट छोड़कर बेल सिटी में प्रवेश कर रहे थे। इस रफ्तार से तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह सामने आ जाएगा। अध्याय 68 घुमंतु व्यापारी कार्स भाग्य उपहार पेटियां। बेल सिटी पहुंचते ही एलेक्स और एलिस ने वातावरण में एक बदलाव महसूस किया। शहर का चहल पहल भरा चौक पहले से ही खिलाड़ियों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सभी की नजरों के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशन बजने लगे। शहर में क्षमता पूरी हो चुकी है, 10,000 खिलाड़ी। घुमंतु व्यापारी प्रकट हो गया है। हाँ, भटकता हुआ व्यापारी। एलेक्स को छोड़कर बाकी सब असमंजस में थे, एलेक्स तो उत्साहित था। यहां वह है। कुछ ही देर बाद एक प्रभावशाली एनपीसी आकृति एक भव्य शाही दिखने वाली गाड़ी पर सवार होकर प्रकट हुई। वह व्यक्ति देखने में तेज तर्रार था, उसकी एक आंख पर चश्मा बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ था, उसकी मूंछें विशिष्ट थीं और उसने कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित पोशाक पहनी हुई थी। उनकी राजसी उपस्थिति ने आसपास के सभी खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस व्यक्ति ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में अपना परिचय दिया। साहसिक यात्रियों, मेरी इस छोटी सी चलती फिरती दुकान में आपका स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं घुमंतु व्यापारी कार्स। यहां आपको देवताओं के अवशेष, प्राचीन ड्रैगन के खजाने और अद्वितीय शक्ति वाली वस्तुएं मिलेंगी। अब बस यही सोचने वाली बात बची है। वह रुका, उसकी आंखों में चमक थी कि क्या किस्मत तुम्हारा साथ देगी। उसके आसपास के खिलाड़ी मंत्रमुग्ध लग रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी मानो कार्स ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। कार्स की आवाज के चुंबकीय आकर्षण को महसूस करते हुए एलेक्स ने अपनी निगाहें सिकोड़ ली। कार्स ने अपनी गाड़ी पर ऊंचे ढेर में रखे रंग-बिरंगे बक्सों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब इन भाग्य उपहार बक्सों में है। उन्होंने समझाया, कुछ भी हो सकता है और कौन जानता है कि भाग्य ने क्या तय किया है। यह सार्वभौमिक वंश की विशेषताओं में से एक थी। इन्हें भाग्य उपहार बॉक्स कहा जाता है।
इन बक्सों में से कोई भी वस्तु बेतरतीब ढंग से गिर सकती है। भगवान के स्तर के उपकरणों से लेकर 1 पैसे की भी कीमत न रखने वाली चीजों तक कुछ भी खोलना संभव है। असल में यह सीधा सीधा जुआ है, या अगर आप इसे आधुनिक रूप देना चाहें तो गाचा ओपनिंग है। एलेक्स के पिछले जीवन में भाग्य उपहार बक्सों के अस्तित्व के कारण एक विशेष रूप से दिलचस्प व्यवसाय भी उत्पन्न हुआ था। संक्षेप में, अपने सारे पैसे और उम्मीद का इस्तेमाल करके एक फेट गिफ्ट बॉक्स खरीदे। अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं निकला तो बहुत बुरा हुआ। एलेक्स ने अपने पिछले जीवन में एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी, इतना तो तय है कि उसे इसका पछतावा हुआ था। कार्स के शब्दों की भयावह प्रकृति के बावजूद भीड़ आगे बढ़ गई, उनकी आंखों में लालच और हताशा का मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कुछ लोग स्पष्ट रूप से कांप रहे थे, जबकि अन्य लोग उन अकल्पनीय हथियारों के सपनों के बारे में फुसफुसा रहे थे जो इस क्रूर खेल में उन्हें अलग पहचान दिला सकते थे। कोशिश करने के लिए तैयार हो, एलिस ने मुस्कुराते हुए एलेक्स से फुसफुसाकर कहा। हालांकि ये संभावनाएं संदिग्ध लग रही हैं। एलेक्स ने कंधे उचका दिए। कार्स ने सभी खिलाड़ियों को आगे आने का इशारा किया और उन्हें गाड़ी की ओर बढ़ने के लिए कहा। स्वागत है, उन्होंने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। आपको पता चलेगा कि मेरे पास इनकी सीमित संख्या है, कुल मिलाकर केवल 1000 फेट गिफ्ट बॉक्स, और प्रत्येक साहसी केवल 2 ही चुन सकता है। प्रत्येक की कीमत 1 सोने का सिक्का है। सोच समझकर चुनें। फेट गिफ्ट बॉक्स का पहला बैच वास्तव में अब तक का सबसे सस्ता बैच था। मैं आज के लिए इन पर भारी छूट दे रहा हूं, लेकिन अगले बैच से इनकी कीमतें वापस मूल कीमतों पर आ जाएंगी, कार्स हंसते हुए बोला। इन चीजों की कीमत लाखों डॉलर थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खेल के शुरुआती चरणों में 1 सोने का सिक्का कई खिलाड़ियों के लिए भाग्य के समान लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने मौका मिलने पर उसका फायदा नहीं उठाया, उन्हें इसका पछतावा होगा। हालांकि किसी ने भी अंदर कदम रखने या कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। नाम कार्स स्पाइकफोर्ड। जाति मानव। स्तर 50। यह वह चीज है जिसे हर कोई अपनी बुनियादी देखने की क्षमता का उपयोग करके बाहर से देख सकता है। लेकिन यह वास्तव में एक फेकर स्किल से बनाया गया स्टेटस पैनल था, जिसका मतलब है कि पैनल गलत और नकली था। बेशक एलेक्स को बेहतर पता था, और उसकी राजा की शापित आंखों की बदौलत वह उस चीज के असली आंकड़े देख सकता था। नाम कार्स डेमोनफोर्ड। जाति दानव। स्तर 400। स्तर 6। बाहर से देखने पर कार्स एक मामूली स्तर का 50वां घुमंतू व्यापारी प्रतीत होता है। हालांकि उसकी असली पहचान महाद्वीप के अंधकारमय क्षेत्रों से आए एक कपटी उच्च पदस्थ दानव की है। लेकिन दानव होने के बावजूद उसे सोने के सिक्कों से बेहद लगाव है। मैं कोशिश करूंगा, एक अमीर खिलाड़ी ने सिर हिलाते हुए कार्स को 2 सोने के सिक्के दिए। बहुत खूब खिलाड़ी, मेरी गाड़ी में बैठो और अपने बक्से चुनो, कार्स ने इशारा किया और खिलाड़ी ने बताए अनुसार गाड़ी में प्रवेश किया। 2 मिनट बाद वह अमीर खिलाड़ी अपने हाथों में 2 बैंगनी रंग के आलीशान बक्से लेकर बाहर आया। वाह, क्या ये भाग्य के बक्से हैं? एक शानदार प्रदर्शन करने की चाह में खिलाड़ी ने हजारों अन्य खिलाड़ियों के सामने दोनों बक्से खोलने का फैसला किया। उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया और बक्से हिलने लगे। डिंग डोंग, आपने भाग्य उपहार पेटी खोल दी है, दुर्भाग्य से आपको कुछ नहीं मिला। डिंग डोंग, आपने भाग्य उपहार पेटी खोल दी है, दुर्भाग्य से आपको कुछ नहीं मिला। खिलाड़ी ने पलकें झपकाईं, यह कैसा घिनौना धोखा है। हा हा हा, लानत है। अन्य लोग तो हैरान भी थे, लेकिन उन्हें यह बहुत मजेदार भी लगा। अब एक बात तो निश्चित थी, कोई भी दूसरा बॉक्स खरीदने की कोशिश नहीं करेगा, खासकर इतने बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद। कुछ भी न मिलने पर 2 सोने के सिक्के देना तो सरासर अन्याय है। खैर, मुझे नहीं लगता कि हमें अब और कोशिश करनी चाहिए। एलिस ने अपने सिर के पीछे खुजली की। वह अमीर थी, लेकिन बिना किसी कारण के पैसा खर्च करना बेवकूफी होगी। दूसरी ओर एलेक्स की राय अलग थी। वह कार्स की गाड़ी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, मुझे 2 फेट गिफ्ट बॉक्स भी चाहिए, कृपया। बहुत अच्छा, गाड़ी में बैठ जाइए, कार्स मुस्कुराया। आप बक्से चुन सकते हैं और फिर मुझे भुगतान कर सकते हैं। एक इशारे के साथ एलेक्स कार्स की गाड़ी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। बाहर से देखने पर वह गाड़ी एक छोटी सी यात्रा गाड़ी जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर पहुंचते ही एलेक्स ने खुद को एक विशालकाय गुफा जैसे आंतरिक भाग में पाया, जो भाग्य के बक्सों की पंक्तियों से घिरा हुआ था। डिब्बों को रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और अलमारियों पर करीने से रखा गया था, हालांकि रंग से कुछ भी नहीं बदला। अधिकांश खिलाड़ियों को अंदर क्या हो सकता है, इसके बारे में कोई विशिष्ट चिन्ह या संकेत नहीं मिलेंगे। आखिरकार यह जानने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। कार्स द्वारा बेचे जा रहे अधिकांश फेट गिफ्ट बॉक्स में हेरफेर किया गया था ताकि उनमें से कुछ भी न निकले, लेकिन उनमें से बहुत कम प्रतिशत लोगों के पास कुछ अविश्वसनीय वस्तुएं थीं। एलेक्स को किस्मत का साथ चाहिए होगा। लेकिन जैसे ही वह भाग्य उपहार बक्सों का अवलोकन कर रहा था, अचानक उसकी राजा की शापित आंखें सक्रिय हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि तेज हो गई है, जिससे प्रत्येक भाग्य बॉक्स की वास्तविक प्रकृति को छिपाने वाले पर्दे को भेदना संभव हो गया है।
पहली नजर में वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन जब उनकी दृष्टि तेज हुई तो प्रत्येक बॉक्स के सामने पैनल दिखाई देने लगे। अधिकांश पर निराशाजनक शिलालेख, कुछ नहीं, अंकित था, जिससे उसका यह संदेह पुष्ट हो गया कि कार्स ने अपनी अलमारियों को ज्यादातर खोखले वादों से भर रखा था। लेकिन कुछ चुनिंदा, विशिष्ट वस्तुएं अंदर की वस्तु से जगमगा रही थी। वाह! वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह बहुत बढ़िया था। और जब एलेक्स ने कुछ और सेकंड तक आसपास देखा तो उसे एक और विवरण नजर आया। उपलब्ध 998 बक्सों में से 3 बक्सों पर एक पैनल लगा हुआ था जिस पर लिखा था, अंदर पौराणिक वस्तु है। एलेक्स ने बिना किसी झिझक के अंदर पौराणिक वस्तु है के निशान वाले 2 फेक बॉक्स चुन लिए। वह बाहर लौट आया और कार्स को सोना सौंप दिया, जिसने मुस्कुराते हुए उसे अपनी जेब में रख लिया। वाह, शानदार चुनाव, साहसी। आज भाग्य आपका साथ दे। एलिस की ओर मुड़ते हुए एलेक्स ने मुस्कुराने से पहले हल्के से सिर हिलाया। उसके नक्शेकदम पर चलते हुए एलिस गाड़ी में दाखिल हुई और बक्सों को ध्यान से देखने लगी। उसकी निगाहें पैनी थीं क्योंकि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रही थी। हालांकि उसके पास यह जानने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था और एलेक्स उसके साथ अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए कुछ ही मिनटों में वह अपने 2 भाग्य के बक्से लेकर गाड़ी से बाहर निकली और व्यापारी को अपने सिक्के सौंप दिए। एलिस से भुगतान प्राप्त करते ही कार्स की आंखें चमक उठीं। बहुत ही समझदारी भरा फैसला, युवती। तुम दोनों के हाथों में भाग्य की शक्ति है। उम्मीद है कि तुम इस बारे में झूठ नहीं बोल रही हो, एलिस ने मुस्कुराते हुए और भौं उठाते हुए चुटकी ली। सचमुच, भाग्य एक अप्रत्याशित स्वामिनी है, कार्स ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। झुकते समय उसका मोनोकल चमक रहा था। क्या मैं इन्हें यहीं खोल सकती हूं? एलिस ने पूछा। कई लोग उसकी ओर देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह इन्हें खोलकर देखे कि क्या यह वाकई कोई घोटाला है। एलेक्स ने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, जरूर। वह अपनी आंखों से देख सकता था, लेकिन एलिस ने वास्तव में एक ऐसा डिब्बा चुना था जिसके अंदर एक वस्तु थी। वह भाग्यशाली थी। सहज ही उसने दोनों बक्सों को जमीन पर फेंक दिया और हजारों निगाहें उन पर टिक गईं। डिंग डोंग, आपने भाग्य उपहार पेटी खोल दी है। दुर्भाग्य से आपको कुछ नहीं मिला। पहले डिब्बे से कुछ नहीं मिला। मुझे पता था कि यह एक घोटाला है। कार्स, तुम भाड़ में जाओ। चलो उस आदमी पर छापा मारते हैं। बेशक, अगर वे कोशिश भी करते तो वह अपनी छोटी उंगली के एक इशारे से उन सभी को खत्म कर देता। लेकिन दूसरी ओर दूसरा डिब्बा कहीं बेहतर साबित हुआ। डिंग डिंग डोंग, आपने फेट गिफ्ट बॉक्स खोला है और आपको पौराणिक वस्तु प्राप्त हुई है, आइस क्वीन का धनुष। पल भर में पूरा शहर सदमे से स्तब्ध रह गया। अध्याय 69, बर्फ की रानी का धनुष, 2 और पौराणिक वस्तुएं। डिंग डोंग, आपने फेट गिफ्ट बॉक्स खोला है और आपको पौराणिक वस्तु प्राप्त हुई है, आइस क्वीन का धनुष। आइस क्वीन के धनुष की अप्रत्याशित जीत के बाद भीड़ उत्साह से भर गई, यह देखने के लिए उत्सुक थी कि कार्स के भाग्य उपहार बक्सों में और क्या मिल सकता है। भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई, जिसमें विस्मय और अविश्वास का मिश्रण था, और घोटाला चिल्लाने वाले हर संशयवादी के लिए 2 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेताब थे। एलेक्स ने एलिस को सिर हिलाकर सहमति दी। शानदार शो था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एलिस ने अपनी आंखें घुमाईं, उसके हाथ में अभी भी वह चमकदार धनुष था जो अचानक प्रकट हुआ था, जिसकी बर्फीली आभा हवा में हल्की ठंडक फैला रही थी। आइस क्वीन का धनुष, पौराणिक प्लस 1500 स्पिरिट प्लस 1000 एजिलिटी प्लस 3000 माना प्लस 30% आइस डैमेज बूस्ट। अद्वितीय कौशल, हिमनदी वर्षा, बर्फीले तीरों की बौछार करें, 200% क्षति पहुंचाएं और सीमा के भीतर सभी दुश्मनों पर फ्रॉस्ट बाइट लागू करें, 1 घंटे का कूलडाउन। उच्च दुर्लभता वाले कुछ हथियार न केवल अविश्वसनीय आंकड़े प्रदान करते थे, बल्कि उनका उपयोग उनसे जुड़ी अनूठी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता था। हालांकि ध्यान रखें कि यदि आप हथियार का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो उस कौशल को बनाए रखने का एकमात्र तरीका उसे निकालना है। एलेक्स को यकीन नहीं था कि वह अभी ऐसा कर पाएगा, लेकिन शायद बाद में कर सके। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा काम यहां खत्म हो गया है? एलिस ने कार्स की ओर बढ़ती भीड़ पर नजर डालते हुए पूछा। हर खिलाड़ी के हाथ में सोने के सिक्के थे। हाँ, भीड़ बेकाबू हो रही थी। जिन खिलाड़ियों को नुकसान हुआ था वे अपनी बदकिस्मती को कोस रहे थे, जबकि जिनके पास अभी भी सोना था वे स्टॉक खत्म होने से पहले एक बॉक्स पाने के लिए होड़ मचा रहे थे। अपनी बारी का इंतजार कर रहे उत्साहित और उन्मादी खिलाड़ियों पर आखिरी नजर डालने के बाद एलेक्स और एलिस बेल सिटी के एक शांत हिस्से की ओर निकल गए। जब उन्हें आखिरकार एक एकांत जगह मिल गई तो वे बैठ गए। एलेक्स उत्सुकता से अपने अपने बक्सों को देख रहा था। चलिए देखते हैं कि भाग्य ने तुम्हारे लिए क्या तय किया है, एलिस ने आधे मजाक में पूछा। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलो। भाग्य उपहार बॉक्स। गुणवत्ता उत्कृष्ट। प्रभाव, उपयोग के बाद आपको कोई यादृच्छिक वस्तु मिलने की थोड़ी संभावना है। भाग्य की देवी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। एलेक्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। क्या आप वाकई फेट गिफ्ट बॉक्स खोलना चाहते हैं? पुष्टि करना। फिर उसने पहला डिब्बा जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। अंदर से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने क्षण भर के लिए उनके चेहरों को रोशन कर दिया।
जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, उसने खुद को एक चिकने, जादुई खंजर के हाथ में पाया, एक ऐसा खंजर जिसका सामना उसने खेल में पहले कभी नहीं किया था। डिंग डोंग, आपने भाग्य उपहार बॉक्स खोला है और आपको पौराणिक वस्तु शैडो डैगर प्राप्त हुई है। वाह, एलिस ने हैरानी से कहा, वह स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। यह तो सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है जो तुम निकाल सकते थे। एलेक्स ने हैरानी और खुशी दोनों से सिर हिलाया। किस्मत के खेल के हिसाब से बुरा नहीं है ना? एलेक्स ने दूसरे बॉक्स पर नजर डाली और उसके अंदर उत्सुकता बढ़ने लगी थी। बिना इंतजार किए उसने उसे खोल दिया और प्रकाश की एक और किरण उसके चेहरे पर पड़ गई। डिंग डोंग, आपने भाग्य उपहार बॉक्स खोला है और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है, रक्तवेदी कलाकृति स्तर। रक्तवेदी कलाकृति प्रभाव, इस वेदी का उपयोग करने से एक 7वें स्तर का पौराणिक बॉस राक्षस प्रकट होता है। इसे हराने पर असाधारण पुरस्कार प्राप्त होते हैं। पैनल का वर्णन जितना रोमांचक था उतना ही भयावह भी था। एक टियर 7 मिथिकल बॉस सिर्फ एक उच्च स्तरीय शत्रु नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को बदल सकती थी और पूरे क्षेत्रों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। सौभाग्य से, चूंकि यह एक कलाकृति स्तर की वस्तु है, इसलिए इसे इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। एलिस ने एलेक्स के कंधे के ऊपर से पड़ते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह शायद खेल में अब तक देखी गई सबसे जोखिम भरी चीज है, उसने कहा, एक तरफ प्रभावित होकर तो दूसरी तरफ सतर्क होते हुए। एलेक्स हंसते हुए उसे सुरक्षित रूप से अपने सामान में रख लिया। हाँ, मैं इसे अभी जल्द ही इस्तेमाल नहीं करने वाला। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं किसी चलती फिरती मुसीबत से निपटने के लिए थोड़ा और तैयार न हो जाऊं। अंत में उसने पहले बॉक्स से निकले अपने नए खंजर की जांच करने के लिए कुछ क्षण निकाले। शैडो डैगर, पौराणिक +3000 शक्ति, +2000 चपलता। अद्वितीय कौशल, शैडो वेल, 45 सेकंड के लिए उन्नत गुप्त मोड में प्रवेश करें, जिससे पता लगने की संभावना 95% कम हो जाती है और गति 100% बढ़ जाती है। 10 मिनट का कूलडाउन। वह पौराणिक वस्तु घुसपैठ के लिए एक तरह से वरदान थी, जिससे वह दुश्मन के सबसे घने इलाकों में भी लगभग गायब हो सकता था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह पहले से ही कल्पना कर रहा था कि भविष्य की लड़ाइयों में इस कटार का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आइस क्वीन के धनुष की तरह इससे भी एक अनोखी क्षमता जुड़ी हुई थी। एलिस, जो अब उसके बगल में आइस क्वीन का धनुष पकड़े हुए थी, ने सहमति में सिर हिलाया। लगता है किस्मत ने हम दोनों पर वाकई कृपा की है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनके बीच एक साझा रोमांच दौड़ रहा था, लेकिन एलेक्स का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपना ध्यान वापस शैडो डैगर पर केंद्रित किया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आंखें बंद करके उसने फुसफुसाते हुए कहा, संभावित निष्कर्षण। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई और एक तेज रोशनी ने खंजर को घेर लिया, रंग एक मनमोहक नृत्य में घूमने लगे। एलेक्स अपने चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता था, जादू का ताना बाना ही उसकी इच्छा के अनुरूप झुक रहा था क्योंकि वह खंजर से सुप्त क्षमता को बाहर निकाल रहा था। फिश। जैसे ही निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू हुई, खंजर का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा, ब्लेड आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए चमकने लगा और खुद को और भी घातक रूप में ढाल लिया। डिंग, आपने शैडो डैगर को सफलतापूर्वक उन्नत कर लिया है। नया दिव्य आइटम, परछाइयों की फुसफुसाहट। छायाओं की फुसफुसाहट, दिव्य +6000 शक्ति, +3000 चपलता। अद्वितीय कौशल, शैडो वेल, 60 सेकंड के लिए उन्नत गुप्त मोड में प्रवेश करें, जिससे पता लगने की संभावना 95% कम हो जाती है और गति 100% बढ़ जाती है। 5 मिनट का कूलडाउन। अतिरिक्त कौशल, शैडो स्ट्राइक, परछाइयों की शक्ति का उपयोग करके किया गया एक तीव्र, मौन प्रहार जो लक्ष्य को उसकी ताकत का 250% नुकसान पहुंचाता है। यदि छिपकर इसका उपयोग किया जाता है, तो यह 5 सेकंड तक अतिरिक्त क्षति पहुंचाने वाला एक दीर्घकालिक रक्तस्राव प्रभाव उत्पन्न करता है। 30 सेकंड का कूलडाउन। अविश्वसनीय, एलेक्स ने धीरे से कहा, नए उन्नत खंजर में व्याप्त शक्ति को महसूस करते हुए। वह लगभग युद्ध के लिए उसकी भूख को महसूस कर सकता था। +6000 स्ट्रेंथ और एक ऐसा प्रहार जो आपकी स्ट्रेंथ का 250% नुकसान पहुंचाता है, यह तो पागलपन है। इसके साथ, वह शायद मकड़ी के घोंसले में मौजूद मकड़ियों को चीर फाड़ कर खत्म करने में कामयाब हो सकता है। आप 23:59 और 43 सेकंड घंटे में किसी आइटम पर पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन का उपयोग कर सकेंगे। संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ एलेक्स ने एलिस की ओर मुड़कर कहा, लगता है अब हम दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, उसने उत्साह से चमकती आंखों से जवाब दिया। लेकिन आगे क्या? हम बस यहीं खड़े नहीं रह सकते, है ना? डार्क डंजन में जाने से पहले मुझे कुछ पोशन जमा करने होंगे, एलेक्स ने कहा। मुझे हाई क्वालिटी माना पोशन की जरूरत पड़ेगी ताकि अंदर गहराई में जाने पर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में माना पोशन हो। एलिस ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा विचार है। चलो एक रसायन शास्त्र की दुकान ढूंढते हैं। वे बेल सिटी की हलचल भरी सड़कों से होते हुए आगे बढ़े, व्यापारियों द्वारा अपने सामान बेचने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक अनोखी दुकान पर पहुंचे जो रंग बिरंगे जादुई पेय पदार्थों और रहस्यमय सामग्रियों से भरी हुई थी, जिनकी अलमारियां सजी हुई थी। स्वागत है।
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? दुकानदार ने आंखों में चमक लिए हुए मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति ने अभिवादन किया। एलेक्स ने अलमारियों पर नजर डाली और कुछ उच्च गुणवत्ता वाले माना पोषण चुने और अपनी मेहनत से कमाए हुए कुछ सिक्के खर्च करते हुए उसे वही जानी पहचानी एड्रेनालाइन की लहर महसूस हुई। मैं इन्हें ले लूंगा। कितने का है? प्रति औषधि 10 चांदी के सिक्के। एलेक्स ने अपने पैसों से उनमें से 7 खरीदे। शेष राशि 1 चांदी का सिक्का और 85 तांबे के सिक्के। अब वह कंगाल हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं। उच्च गुणवत्ता वाले माना पोषण एपिक, इन्हें पीने पर 20,000 माना शक्ति बहाल होती है। लेन देन पूरा होने के बाद एलेक्स अपने रोमांच के अगले चरण के लिए तैयार महसूस कर रहा था। ठीक है, चलो चलते हैं, उसने एलिस के साथ बाहर कदम रखते हुए कहा। अध्याय 70, एलिस के साथ डार्क डंजन, कई स्तरों की उन्नति। एलेक्स ने अपना विश्व मानचित्र खोला, उसकी उंगली डार्क डंजन की 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। मैं हम दोनों को वहां टेलीपोर्ट करने जा रहा हूं। रुको, क्या तुम इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो? एलिस ने थोड़ी घबराते हुए पूछा। अगर यह वाकई खतरनाक हुआ तो? ऐसा होगा, लेकिन हम संभाल लेंगे। मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, एलेक्स ने उसे आश्वस्त किया और एक गहरी सांस लेते हुए टेलीपोर्टेशन की पुष्टि की। पलक झपकते ही वे डार्क डंजन की 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और चारों ओर एक अशुभ वातावरण छाया हुआ था। उसने तुरंत 10वें स्थान पर टेलीपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि एलिस डर जाएगी और घबरा जाएगी, जिसका मतलब है कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे उसके स्तर को बढ़ाना होगा कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो। ठीक है, चलो चलते हैं, उसने एलिस को आगे बढ़ने के लिए कहते हुए कहा। बस मेरे करीब रहना और सावधान रहना। समझ गई, एलिस ने जवाब दिया, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और चिंता दोनों के भाव थे। सामने एक अंधकारमय और रहस्यमय तहखाना दिखाई दे रहा था, जिसकी संकरी गलियों में एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। एलेक्स दीवारों के भीतर खतरे की धड़कन को महसूस कर सकता था, लेकिन वह तैयार था। उसने एलिस की ओर देखा, जिसने अपने आइस क्वीन के धनुष को कसकर पकड़ रखा था। उन्हें राक्षसों के पहले समूह से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दर्जनों डंजन गोब्लिन प्रकट हुए, सभी 50वें स्तर के थे। आमतौर पर उसके कंकाल उनका ख्याल रखते थे, लेकिन इस बार उसने खुद ऐसा करने का फैसला किया। वह पहले वाले की ओर दौड़ा और बिना झिझके अपनी विस्पर्स ऑफ शैडोज कटार घुमा दी। शैडो स्ट्राइक 30,297, 4,619 प्लस 1,500 प्लस 6,000 12,119 x 2.5 30,297। देखते ही देखते झूले के वार से परछाइयों का निशान छूट गया और 3 जिन मारे गए। वाह वाह, एलिस अचंभित रह गई। उसने 30,000 से अधिक का नुकसान पहुंचाया था। तुम इतना नुकसान कैसे करते हो? एलिस ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। लगता है बस किस्मत की बात है, एलेक्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, अपनी स्पष्ट प्रतिभा के बावजूद विनम्र बने रहने की कोशिश करते हुए। डंजन गोब्लिन्स के पास केवल 15,000 एचपी थे, इसलिए यह स्पष्ट रूप से जरूरत से ज्यादा हमला था। स्टार शॉट, एलिस ने भी अपनी किस्मत आजमाई। -1,384। उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन 26वें स्तर पर होने का मतलब था कि गोब्लिन उससे 2 गुने स्तर के थे। चिंता मत करो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम और मजबूत होते जाओगे, एलेक्स ने आगे बढ़ते हुए हौसला बढ़ाया। वे कमरों को साफ करते रहे, एलेक्स आसानी से गोब्लिनों को मार गिराता रहा जबकि एलिस अपने धनुष से निशाना साधती रही। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें दुश्मनों की और भी लहरों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक मुलाकात ने एलिस को अनुभव प्राप्त करने में मदद की, जिससे धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और कौशल बढ़ता गया। और अंततः वे 5वीं मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंच गए। एलेक्स ने एलिस की ओर देखा, उसकी आंखों में उत्साह और सावधानी दोनों झलक रहे थे। यह मंजिल अलग होने वाली है। अंत में हमारा सामना गोब्लिन सरदार से होगा। क्या तुम तैयार हो? उसने सिर हिलाया और आइस क्वीन के धनुष पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। चलो शुरू करते हैं। फर्श पर हल्की रोशनी थी और जमीन पर बीते युद्धों के अवशेष बिखरे पड़े थे। जैसे ही वे सावधानी से आगे बढ़े, अंधेरे से सरसराहट की आवाज गूंज उठी। अचानक गोब्लिन सरदार प्रकट हुआ, जो युद्ध में इस्तेमाल किए गए कवच में लिपटा हुआ था और कई कुलीन गोब्लिन योद्धाओं से घिरा हुआ था। इसका भयावह वातावरण स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। गोब्लिन वॉलॉर्ड NB+, स्तर 60, तीसरे स्तर का कुलीन बॉस, HP 150,000। कौशल युद्ध घोष, गोब्लिन आक्रमण, उग्र क्रोध। चलो शुरू करते हैं, एलेक्स ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ गया था। उसने अपने मरे हुओं को बुलाया और 30 कंकालों को युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे अंधेरे से बाहर निकले, लड़ने के लिए तैयार। एक ग्रेटर स्केलेटन, एक बोनी नाइट और एक स्पेक्ट्रल व्रेथ को बुलाने के लिए ठीक 30 कंकालों की आवश्यकता होती है। वह और भी ग्रेटर स्केलेटन्स बुला सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो इसमें इतनी अधिक माना ऊर्जा खर्च हो जाती जिसे वह संभाल नहीं पाता। -49,500 माना। जैसे ही गोब्लिन सरदार ने एक शक्तिशाली युद्ध घोष किया, उसके गोब्लिन सेवक आगे बढ़े, लेकिन एलेक्स की मरे हुए लोगों की सेना ने उनका डटकर सामना किया। दबाव बनाए रखें, वह चिल्लाया और अपने विस्पर्स ऑफ शैडोज खंजर के साथ आगे बढ़ा।
उसने सरदार पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी और नुकसान पहुंचाने के लिए रेंडिंग स्लैश का इस्तेमाल किया। -15,473 गोबलिन लड़खड़ाया लेकिन जल्दी ही संभल गया और अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार करके पलटवार किया। हालांकि एलेक्स ने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। उसके कंकालों ने उसके छोटे छोटे सैनिकों से मुकाबला किया और तेज कारगर हमलों से कई को मार गिराया। आगे बढ़ते रहो, उसने सरदार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुकारा। सरदार ने गोबलिन चार्ज का प्रयोग किया और आश्चर्यजनक गति से एलेक्स की ओर बढ़ा, लेकिन वह चकमा देकर हमले से बच निकला और फिर एक और शैडो स्ट्राइक से हमला किया। -30,297 यह सिलसिला 1 मिनट तक चलता रहा और अंत में एक आखिरी शैडो स्ट्राइक के साथ एलेक्स ने अपना खंजर गोबलिन सरदार की छाती में घोंप दिया। -30,297 सरदार पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ा और एलेक्स के दिमाग में अनुभव अंकों की बाढ़ आ गई। डिंग, आपने गोबलिन वॉलॉर्ड NB+ को हरा दिया है। आपको 8,500 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। एलिस ने खुशी से जयकार की जब एलेक्स ने पराजित बॉस से गोबलिन वॉलॉर्ड की कुल्हाड़ी एपिक निकाली और उसे विशाल कंकाल को दे दी। सफलता के उत्साह से सराबोर होकर वे अगली चुनौती की ओर बढ़ गए। अब एलेक्स और एलिस बस आराम से खड़े हो सकते थे क्योंकि मरे हुए लोग अगली मंजिलों पर मौजूद हर राक्षस का सफाया कर रहे थे। डिंग, आपके मरे हुए सैनिकों ने डार्क घोल को मार गिराया। 748 अनुभव अंक प्राप्त किए। आपके मरे हुए सैनिकों ने अग्नि आत्मा को मार गिराया। 931 अनुभव अंक प्राप्त किए। वह हर मंजिल पर काफी ज्यादा समय लेता था क्योंकि वह चाहता था कि एलिस का लेवल भी बढ़े। और इस तरह जब तक वे 10वीं मंजिल के अंत तक पहुंचे, एलिस मामूली स्तर 26 से बढ़कर असाधारण स्तर 43 पर पहुंच चुकी थी। यहां मौजूद हर राक्षस उससे उच्च स्तर का था, इसलिए इसकी उम्मीद थी। दूसरी ओर एलेक्स का स्तर 48 से बढ़कर 54 हो गया। निष्कर्षण प्रतिभा सक्रिय +124 शक्ति +59 आत्मा +42 चपलता +84 जीवन शक्ति +6 कौशल अंक। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए निष्कर्षण अंक 984/1000। वह अपनी प्रतिभा को अगले स्तर तक पहुंचाने के भी करीब था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद एलेक्स 11वीं मंजिल की ओर जाने वाले दरवाजे तक पहुंच गया। उसके पास वहां बॉस से लड़ने के बाद चाबी पहले से ही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह चाबी फिर से प्रकट हो गई। डंजन गोलेम वापस आ गया था और अब NB+ रूप में। डंजन गोलेम NB+, स्तर 100, टियर 4 एपिक बॉस, HP 500,000, कौशल रॉक स्मैश, स्मॉलर गोलेम समनिंग, अर्थन फोर्टिफाई। जैसे ही गोलेम ने 10 छोटे गोलेम को फिर से बुलाया, जिनमें से प्रत्येक के पास 1 लाख HP थे, युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यह कितना आसान होने वाला है। एलेक्स मुस्कुराया। एक हाथ में उसकी लाठी और दूसरे हाथ में उसका नया खंजर था और उसकी मरे हुए लोगों की सेना आगे बढ़ रही थी। विस्फोटक अग्निगोला। उसकी छड़ी के सिरे पर आग का एक गोला इकट्ठा होने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। हाँ, आपकी माना शक्ति समाप्त हो गई है। MP 734/62,270। लानत है। एलेक्स ने तुरंत अपने बैग से एक उच्च गुणवत्ता वाली माना औषधि निकाली और उसे पी लिया, जबकि उसके मरे हुए साथी समय बिताने के लिए इधर-उधर भटक रहे थे। डिंग, +20,000 सांसद। विस्फोटक अग्निगोला। उसने फिर कोशिश की और इस बार अग्निगोला दागा और गोलेम को जा लगा। -13,027। उसका नुकसान वाकई चौंकाने वाला था। अब मेरी बारी है। एलिस उसके पीछे छिपकर अपने धनुष के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश करने लगी। स्टार शॉट। -121। लानत है। लेकिन उसने लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एलेक्स ने अपने व्हिस्पर्स ऑफ शैडोज के साथ तेजी से हमला किया, दूरी कम की और रेंडिंग स्लैश का उपयोग करके बार बार उस पर वार करके गोलेम का सफाया कर दिया, जिससे प्रति हमले में 13,893 का नुकसान हुआ। इतनी अधिक शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता होने के बावजूद भी उसकी ताकत इस स्तर तक पहुंच गई थी। 1 मिनट से भी कम समय में गोलेम गिर गया और जमीन पर चूर-चूर हो गया। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए दूसरा डंजन गोलेम कोर निकाला। डिंग, आपने डंजन गोलेम लेवल 100 फीट को हरा दिया है। आपको 10,500 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। आपने 10 छोटे गोलेम लेवल 100 फीट को हराया है। 8,400 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। इससे उन्हें एक बार फिर लेवल बढ़ाने और 55वें लेवल पर पहुंचने का मौका मिला। दूसरी ओर एलिस 3 बार सुनहरी रोशनी से घिर गई, जिसका अर्थ है 3 लेवल अप। कुछ ही घंटों में वह लेवल 26 की टियर 1 खिलाड़ी से लेवल 46 की टियर 2 खिलाड़ी बन गई थी, और वह इसके लिए एलेक्स को धन्यवाद ही दे सकती थी। अपनी कठिन लड़ाई वाली जीत के बाद एलेक्स उस दरवाजे की ओर बढ़ा जो डार्क डंजन के स्पाइडर नेस्ट सेक्शन को खोलता था। वह इन सभी मंजिलों को बहुत आसानी से पार कर गया था, यहां तक कि 100वें स्तर के राक्षस भी उसके और उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना के लिए कोई समस्या नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्पाइडर नेस्ट से गुजरना मुश्किल नहीं होगा। अगर वह अचानक मिले SS लेवल हिडन क्वेस्ट को पूरा करना चाहता है और 20वीं मंजिल पर बीस्ट क्लैन प्रिंसेस को बचाना चाहता है, तो उसे तैयारी करनी होगी।
इस दरवाजे के उस पार से हर एक राक्षस चौथे स्तर का शक्तिशाली राक्षस होगा। लेकिन नए दृढ़ संकल्प के साथ एलेक्स आगे बढ़ा। क्या आप स्पाइडर नेस्ट की का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ।